गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 17 नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कुमार जय सर, आप सबों का चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में स्वागत है। बीपीएससी हेतु प्रतिबद्ध संस्था चंपारण आईएएस, जहां फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच प्रीलिम्स के लिए और वहीं मेंस के लिए जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड के लिए क्लास, साथ ही ज्योग्राफी ऑप्शनल, एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के साथ साथ पीए, हिस्ट्री इत्यादि की भी क्लासें उपलब्ध है। आप कोई भी जानकारी हमें इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9128132320। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बृहत संहिता किसकी रचना है? बृहत संहिता ये किसने लिखा है? तो बृहत संहिता वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन दीजिएगा बी। इसकी रचना 6ठी शताब्दी में संस्कृत में की गई थी और इसमें वर्णन है ग्रहण से संबंधित, खगोल शास्त्र से संबंधित, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, पारिवारिक संबंध, कर्मकांडों इत्यादि के बारे में। सेकंड प्रश्न है, मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किससे है? ऑप्शन दीजिएगा, मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध हर्षवर्धन से। ऑप्शन ए, हर्षवर्धन से ये दोनों संबंधित है अभिलेख। तीसरा प्रश्न है, साहित्य में किन सिक्कों को कारसापन कहा गया है? साहित्य में कारसापन के लिए जाना जाता है प्राचीन काल के सिक्के। ऑप्शन दीजिएगा सी, प्राचीन काल के सिक्के को कारसापन कहा गया है। भारत के प्राचीन सिक्के जो थे उसको पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे, जबकि साहित्य में इसे ही कारसापन कहा गया है। अगला प्रश्न है, किन सिक्कों को रूपक कहा जाता था? तो रूपक चांदी के सिक्के। ऑप्शन दीजिएगा डी, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। 4 का। इसी प्रकार से जानिए, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार के रूप में जाना जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। 5वां नंबर प्रश्न है, इतिहास में वर्णित पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी का संबंध, सी का मतलब यहाँ पे सागर, किससे है? तो ये लाल सागर से है, जो अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है, जिसमें कि बाब अल मंदेब जल संधि से हम लोग प्रवेश करते हैं और उसी के ऊपर में स्वेज नहर बाद में बनाया गया है। 6ठा प्रश्न है, कंग्यूर एवं तंग्यूर, कंग्यूर एवं तंग्यूर किसकी रचना है? तो ये है तारानाथ, तिब्बती बौद्ध तारानाथ की रचना है, जो 12वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। कंग्यूर और तंग्यूर से भारतीय इतिहास की भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसके लेखक या रचनाकार कौन हुए? तारानाथ हुए। 7वीं प्रश्न है, 7वां नंबर, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र की रचना है। चौथी बौद्ध संगीति जो कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इनके द्वारा जो लिखा गया है वो है महाविभास। वहीं इसके उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र की रचना किया था। अश्वघोष, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सूत्रालंकार की भी रचना अश्वघोष के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस के द्वारा किया गया था, जो 1785 ईस्वी में किया गया था। 9 नंबर प्रश्न, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश की स्थापना बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था, जिसके संस्थापक नन्नुक थे। और जो चंदेल वंश है, ये कला का काफी उत्कृष्ट उदाहरण वाला शासक कहलाता है। तो जिसके 2 उदाहरण है, एक खजुराहो में जो मध्य प्रदेश और दूसरा कलिंजर जो यूपी में, ये कला केंद्र के रूप में जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन एक पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था? पुर्तगाली था और वो घोड़े का व्यापारी था, ये था नुनीज। ऑप्शन दीजिएगा डी। 11 नंबर प्रश्न, मिलान करना है आपको। तारीख ए फिरोज शाही, तो तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है। तबकात ए नासिरी
मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। तारीख मुबारक शाही यहया बिन अहमद के द्वारा लिखा गया है। और ताज उल मासीर ये हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। अर्थात इसका जो आंसर होगा ए का 4, सी, बी का 2, सी में सी का 3 और डी का 1, अर्थात आंसर सी हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लें। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज, तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद, ताज उल मासिर हसन निजामी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में किसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन दीजिएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सल्तनत काल में 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है और इसने अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया था, अर्थात ये लाहौर से शासन करता था। इसे लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श भी कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसके 2 मस्जिद, एक दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत प्रसिद्ध है, इसी के द्वारा बनाया गया था। और कहा जाता है कि चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़ा से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सल्तनत काल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, चांदी का टंका। और देखिए वहां था चांदी का रूपक और सोना का दिनार था गुप्त काल में। यहाँ सल्तनत काल में चांदी का आ गया टंका। तो ये चलाया था इल्तुतमिश। ऑप्शन दीजिएगा बी, 13 का। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी जारी किए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तथा इसने कुतुब मीनार कार्य को पूरा भी करवाया था। इल्तुतमिश को, बहुत इंपॉर्टेंट है जो सुन रहे हैं आप, इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश के दरबारी में मिनहाज उस सिराज बहुत ही उल्लेखनीय नाम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 14 नंबर, दिल्ली में स्वयं का मकबरा किसने बनवाया था? ये ऑप्शन इल्तुतमिश होगा। ये अपने लिए मकबरा बनवा लिया था, मरने के बाद उसी में से दफनाया भी गया। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, इनमें कौन एक 20 वर्षों तक वजीर, बलबन के बारे में, और 22 वर्षों तक सुल्तान के रूप में शासन किया था दिल्ली में? क्योंकि दिल्ली लाहौर से इल्तुतमिश ही अपना राजधानी ले आया था, तो इसी कड़ी में आगे बलबन के बारे में कहा जाता है 20 वर्षों तक वजीर और 22 वर्षों तक सुल्तान के रूप में कार्य किया गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन दीजिएगा ए। बलबन के बारे में जानते हैं हम लोग। यह लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। बलबन को जिल ए इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है। इसने सिजदा और पैबोस का भी प्रचलन करवाया था। अगला प्रश्न है 16 नंबर, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में इस वंश की स्थापना इसने किया और अपनी राजधानी को दिल्ली के समीप ही किलो खरी में बनवाया था। क्योंकि जब ये शासक बना उसमें इसका उम्र लगभग 70 वर्ष का था, अर्थात यह एक उदार प्रवृत्ति का शासक के रूप में बना। और इसके समय में सबसे प्रमुख घटना है अलाउद्दीन का देवगिरी अर्थात दक्षिण भारत पर आक्रमण, जहां देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और उसे परास्त भी किया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी में अमीर खुसरो तथा हसन देहलवी प्रमुख थे। और 20 जुलाई 1296 के दिन अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद के द्वारा छल पूर्वक फिरोज शाह खिलजी को वध कर दिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का सबसे प्रतापी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन कायम हो जाता है। 17 नंबर प्रश्न में आइए, इनमें कौन सही नहीं है? इसमें कौन सही नहीं है? नहीं, काट देना है। इसमें कौन सही है ये देखना है।
तो अलाउद्दीन खिलजी को अली या गुरसब कहा जाता था, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां कहा जाता था, सही है। जहांगीर को खुर्रम कहा जाता था, सही है। शाहजादा सलीम को शाहजादा शाहजहां को शाहजादा बोल रहे हैं, शाहजहां को सलीम कहा जाता था, ये भी सही है। अर्थात इसमें सभी सही ऑप्शन दे दीजिएगा ई। यहाँ पे नहीं काट देना। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। परवाना नवीस परमिट देने वाला अधिकारी अधिनियम किस दिल्ली सुल्तान के समय पारित हुआ था? परवाना नवीस यानी परमिट देने वाला अधिकारी जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम, कहा जाता है कि अलाउद्दीन का ये अंतिम अधिनियम था जो पारित किया था परमिट देने वाला अधिकारी, इसलिए ऑप्शन दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है वो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है। अगला 19 नंबर प्रश्न है। बाबर किस युद्ध में जिहाद घोषित किया था? देखिए जिहाद के बारे में जहां तक उल्लेख किया गया है वो यूनिक पब्लिकेशन का बुक में, उसमें जिहाद ये चंदेरी युद्ध के बाद जब मेदिनी राय को हराया था तब जिहाद घोषित किया था। खानवा युद्ध के बाद ये गाजी का उपाधि लिया था। ये यूनिक बुक में दिया हुआ है, ऐसे दूसरे बुक में कहीं कहीं और भी कुछ दिया गया है लेकिन हम उसको मानते नहीं। जो मेदिनी राय के मध्य युद्ध हुआ था चंदेरी का, वो है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। अगला प्रश्न 20 नंबर। अकबर द्वारा किसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई थी? खान ए खाना की उपाधि बैरम खान को अकबर दिया, ये भी यूनिक में लिखा हुआ है साफ साफ, खान ए खाना की उपाधि दिया गया था। बैरम खान अकबर का काफी करीबी था। अकबर सम्राट बनने के बाद बैरम खां को वकील यानी वजीर नियुक्त किया था और ये खाने खाना की उपाधि भी दिया था। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब कौन था? मीर जाफर, ऑप्शन दीजिएगा सी, मीर जाफर था। चलिए कहा जाता है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु जब हो गई तो लॉर्ड क्लाइव ने 30 जून को या 30 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया था, मीर जाफर को। अगला प्रश्न है 22 नंबर। इतिहासकार हाफिज खान ने किसे शाह ए बेखबर कहा? शाह ए बेखबर, तो ये बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा है, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका बेटा था और गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हो जाता है और उसके 3 पुत्र थे, उसमें एक पुत्र मोहम्मद मुअज्जम जो अफगानिस्तान में उस समय था, उसने ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसकी उम्र लगभग 65 वर्ष की थी। जोशुआ कटेलर जो एक डच प्रतिनिधि था इसके दरबार में आया था। जोशुआ कटेलर, याद रखेंगे, बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क, कहीं पे अल्बुकर्क ही रहेगा केवल लिखा हुआ, समझ जाना है। के संबंध में सही तथ्य है, क्या क्या सही है? उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया, बिल्कुल सही है। उसने बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना, सही है। 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लिया, ये भी सही है। 1515 ईस्वी में हारमुज पर अधिकार कर लिया, ये भी सही। हारमुज जल संधि ईरान के नीचे जो फारस की खाड़ी में जाने के लिए उपयोग होता है। अर्थात 23 का सभी सही है, आंसर दे दीजिएगा ई। आइए 24 नंबर प्रश्न पे। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये गोवा में स्थापित किया गया था। 24 का बी दीजिएगा। पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का एरिया है, यहीं पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन दीजिएगा सी, मसूलीपट्टनम में। आपको मालूम है 1611 ईस्वी में यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया था। वहीं फ्रांसीसी पहला फैक्ट्री सूरत में और दूसरा फैक्ट्री 1668 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो फ्रांसीसी के लिए मसूलीपट्टनम दूसरा फैक्ट्री होगा और अंग्रेज के लिए पहला फैक्ट्री होगा। 26 नंबर पे आते हैं। प्लासी युद्ध की तिथि क्या है? इसमें प्लासी युद्ध के बारे में पूछा गया, तो 23 जून 1757, ऑप्शन दीजिएगा बी। 26 का ऑप्शन बी, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 27 नंबर। इनमें कौन सही है? अहमदिया कादियान आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, सही है। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम एवं रशीद अहमद, सही है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान, सही है।
यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरेजियो, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी सही है इसमें। एक बार फिर से सुन लीजिए। अहमदिया या कादियान आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम एवं रशीद अहमद, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला 28 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण भारत में दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? एलन ब्रो के द्वारा। एलन ब्रो जो भारत में एक वायसराय बन करके भी आते हैं, जो 1842 से 44 के बीच में आते हैं, इन्हीं के समय 1843 ईस्वी में पूरी तरह से दास प्रथा का अंत किया गया। याद रखना है यहाँ पे, बेंटिंग के समय 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, नॉट दास प्रथा का। उसी प्रकार से कर्नल सलीमैन 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत करता है, कर्नल सलीमैन। चलिए अगला 29 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये ऑप्शन ए दीजिएगा, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। 23वां अधिवेशन था कांग्रेस का 1907 ईस्वी में, और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे जब कांग्रेस का विभाजन हो गया। 30 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, नाम सुनते ही मार देना, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन या इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था लंदन में। और आपको मालूम है कि 1886 में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में चल रहा था, उसके अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी ही बनाए गए थे। 31 नंबर प्रश्न है, जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये डी दीजिएगा ऑप्शन, 26वां अधिवेशन कोलकाता में जन गण मन 1911 ईस्वी में गाया गया था। और इस अधिवेशन के अर्थात इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे विशन नारायण धन, विशन नारायण धन। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू एवं सी आर दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? कोलकाता, गया, वाराणसी, दिल्ली, ऑप्शन इसमें नहीं है तो इसलिए दीजिएगा ई। आपको मालूम है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, याद रखना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया था, जो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के नेतृत्व में गठित हुआ था, इसीलिए इसमें ऑप्शन ई दीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इनमें किस एक कमीशन का संबंध शिक्षा से नहीं रहा है? तो शिक्षा से एचिसन कमीशन, हार्टोग कमीशन, हंटर कमीशन, रेले कमीशन। इसमें एचिसन कमीशन का संबंध शिक्षा से नहीं रहा है, बल्कि ये लोक सेवा आयोग से रहा है। और इसका जो गठन हुआ था ये डफरिन के समय में हुआ था। आपको मालूम है डफरिन कौन थे? डफरिन के समय में ही, वायसराय डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था या स्थापना हुआ था। तो एचिसन कमीशन लोक सेवा आयोग से संबंधित है, डफरिन के समय में 1886 ईस्वी में ये कमीशन आया था। बाकी हंटर, हार्टोग और कमीशन, रेले कमीशन ये शिक्षा से संबंधित है। अगला आते हैं 34 नंबर प्रश्न, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने के द्वारा किया गया था? ये केना सरकार के द्वारा किया गया था सन्यासी विद्रोह, जो एक लंबा विद्रोह चला था, लगभग 1760 से 1800 ईस्वी के बीच तक चला था। ब्रिटिश के खिलाफ चला था सन्यासी विद्रोह, सन्यासियों के द्वारा, मुख्य रूप से बंगाल में। चलिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया नारा था। चलिए अगला, अब हम लोग हिस्ट्री खत्म करके अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी शुरू होगा, ज्योग्राफी। चलिए आज ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो इसमें दीजिएगा तीसरा महाराष्ट्र, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों में दूसरा लंबा तट किस राज्य का है? पश्चिमी तटीय राज्यों में दूसरा महाराष्ट्र ही होगा, पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र होगा, और तीसरा केरल होगा, चौथा कर्नाटक होगा, और लास्ट पांचवा अंतिम गोवा हो जाएगा, सबसे छोटा। 38 नंबर प्रश्न है, मालदीव एवं मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। देखिए मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाला जो डिग्री है वो 8 डिग्री चैनल है, जबकि 10 डिग्री अंडमान निकोबार को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के शेष द्वीप को अलग करता है। 11 कनानोरे द्वीप और अमीनी द्वीप को अलग करता है।
चलिए अगला प्रश्न, मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार को, मरकत द्वीप। ऑप्शन दीजिएगा 39 का बी, मरकत द्वीप, इमराल्ड द्वीप सभी अंडमान निकोबार को ही कहते हैं। पनामा परियोजना का संबंध भारत की किस राज्य से? ये गुजरात में पनामा परियोजना है, याद रखना है, छोटा सा चीज है। 41 नंबर, कौन एक स्वर्ण उत्पादन राज्य नहीं? इसमें स्वर्ण उत्पादन वाला राज्य नहीं है मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। डी दीजिएगा ऑप्शन 41 का डी। झारखंड में है ही, कर्नाटक तो सबसे ज्यादा है, जानते ही हैं। आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा मोड़ा सोना मिलता है, मध्य प्रदेश में हीरा मिलता है, सोना नहीं, पन्ना की खान से। भारत में थोरियम की प्राप्ति होती है कहाँ से? गुजरात तट से, कोरोमंडल तट से, मालाबार तट से, उत्तरी सिरकार तट से। आंसर दीजिएगा मालाबार तट। केरल में सबसे ज्यादा मोनाजाइट पाया जाता है जिससे थोरियम की प्राप्ति होती है, इसलिए ऑप्शन दीजिएगा मालाबार तट। मालाबार तट कौन है? तो हम लोग बाय फिगर में भी देख सकते हैं, यही है मालाबार तट, ये मालाबार, मालाबार। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है? राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई। सबसे पुराना भिलाई ही देना है, भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना भारत का सरकारी क्षेत्र का या पब्लिक सेक्टर का इस्पात संयंत्र है। अगला है 44 नंबर प्रश्न में, दक्षिण अमेरिका में चिली से सीमा नहीं बनाने वाला देश कौन? तो चिली उधर पतला सा भाग है, उसमें पराग्वे का सीमा नहीं बनता। अर्जेंटीना बनता है, बोलीविया बनता है, पेरू बनता है, पराग्वे का सीमा नहीं बनता है चिली से। ऊंचाई पर स्थित खारा झील पूपो किस देश में स्थित है? ये भी देखिए बोलीविया में। ऑप्शन ए होगा बोलीविया, ये दक्षिण अमेरिका में ही है, बोलीविया। कबीलाई मानवों का अधिवास के संबंध में सही है। 46 नंबर, इग्लू एस्किमो जनजाति का बर्फ घर है, बिल्कुल सही है। टीपी रेड इंडियंस का तंबूनुमा घर है, सही है, अमेरिका में। इजबा रूस में ग्रामीणों का घर है, बिल्कुल सही है। यूर्त मध्य एशिया में चमड़े से निर्मित घर है, बिल्कुल सही है। अर्थात ऑप्शन ई दीजिएगा, ये सभी सही है। फिर से एक बार, इग्लू का घर बर्फ का बना होता है, इग्लू बर्फ का बना होता है जो एस्किमो जनजाति का घर होता है। टीपी रेड इंडियंस का तंबूनुमा घर कहलाता है। इजबा रूस में ग्रामीणों का घर होता है। अयूर्त मध्य एशिया में चमड़े से निर्मित घर होता है। चलिए, रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? इरावती लिखा गया, इरावदी होगा। ऑप्शन दीजिएगा ए 47 का इरावदी, द है इरावदी, इरावदी नदी। चलिए 47 के बाद आते हैं 48 में, कौन एक सवाना जलवायु का घास स्थल है? सवाना का लैनोस है, यहाँ पे लैनोस, ए दीजिएगा, लैनोस सवाना जलवायु का घास स्थल है। मरमरा सागर एवं एजियन सागर कौन एक जल संधि से जुड़ा हुआ है? तो मरमरा सागर और ये टर्की में मरमरा सागर और एजियन सागर, ये ऑप्शन दीजिएगा 49 का बी, डार्डेनली जल संधि से जुड़ा हुआ है दोनों सागर। सेचूरा मरुभूमि किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दक्षिण अमेरिका के पेरू में सेचूरा मरुभूमि, दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में सेचूरा मरुभूमि, मरुभूमि का मतलब यहाँ पे मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका में, जैसे दक्षिण अमेरिका का मान लें कि यहाँ पे फिगर बनाया जाए तो दक्षिण अमेरिका ये बन गया, और यहीं पर है पेरू, ये पेरू में ही सेचूरा है, सेचूरा, सेचूरा। चलिए अगला प्रश्न है, एलबुर्ज पर्वत इनमें से किस देश में स्थित है? एलबुर्ज ये ईरान का पर्वत है, एलबुर्ज ईरान के उत्तरी भाग में एलबुर्ज पर्वत है। अगला ये 52 नंबर प्रश्न पे, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? ये है चोरहा पहाड़ी पलामू में। ऑप्शन दीजिएगा बी, चोरहा पहाड़ी पलामू, पलामू जो झारखंड में है। पलामू का क्षेत्र पाट पठार के लिए जाना जाता है। चलिए 53 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? वो 1965 ईस्वी में तैयार हुआ था, याद रखना है। बिहार में कोसी परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में कोसी को डीवीसी से भी इंटरलिंक किया गया है विद्युत के क्षेत्र में। बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है, गेहूं हो जाएगा सी, 54 का दीजिएगा सी, गेहूं होगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर, बिहार में मानसून का आगमन होता है, मानसून का आगमन 20 जून के बाद बिहार में मानसून का आगमन हो जाता है, अर्थात ऑप्शन ए दीजिएगा। इस बार ऐसे बिहार में मानसून लेट कर रहा है, सही से वर्षा नहीं हो रहा है। चलिए अब जो है ये संविधान से क्वेश्चन है, संविधान। चलिए संविधान का क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी से, 10 क्वेश्चन है।
प्रश्न है 56, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ली गई है। इंग्लैंड से ऑप्शन दीजिएगा ए, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था। 56 हो गया। 57 में आइए, विधान संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से एक को समाप्त कर दिया जा सकता है। तो समाप्त किसे? विधानसभा को नहीं कर सकते हैं, विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं, राज्यसभा को भी नहीं, लोकसभा को नहीं, इसलिए ऑप्शन दीजिएगा विधान परिषद। भारत के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें बिहार में भी विधान परिषद है। इसी प्रकार से 5-6 और राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसद के संकल्प के बिना हटाया जा सकता है? एक राज्य के गवर्नर, ऑप्शन तो यही मिल गया, एक राज्य के गवर्नर को संसद के बिना अनुमति को ही हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन दे दीजिएगा एक राज्य के गवर्नर को। 59 नंबर प्रश्न पे आइए, निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? संविधान सभा की बात किया जा रहा है। देखिए भारत की आजादी के समय का बात चल रहा है, तो उसमें नजमा हेपतुल्ला नहीं होगी, ये तो बाद में बीजेपी की लीडर बनी है। चलिए डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में, भारत की संसद समस्त देश अथवा किसी भाग के लिए अंतरराज्यीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है? कोई भी राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगा ऐसा करने के लिए, किसी भी राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं है। आंसर दीजिएगा डी। 60 का आंसर दीजिएगा डी, किसी भी राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगला, संविधान सभा ने किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? वैधानिक सलाहकार संविधान सभा, देखते ही आंसर मार देना है, वी एन राव को किया था। ऑप्शन दीजिएगा बी, बी एन राव। 62 नंबर प्रश्न, कितनी देर अनुपस्थित रहने पर, कितनी देर या कितना समय होना चाहिए, एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त किया जा सकता है? याद रखेंगे, यदि इनका कोई इंफॉर्मेशन संसद में नहीं दिया गया है तो 60 दिन या 2 माह में इनकी सदस्यता चली जाएगी। याद रखना है, सी ऑप्शन दीजिएगा, 2 माह या 60 दिन। चलिए 63 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? जिसका भारतीय संविधान को तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा, तो वो दस्तावेज है 1965 भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन दीजिएगा डी, 63 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 64 नंबर प्रश्न है, 64 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये अनुच्छेद 350 का क में कहा गया है, रट लेना है आपको, कि मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास प्रत्येक राज्य करेगा, अनुच्छेद 350 का क। इसके बाद 65 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है इंडियन पॉलिटी से, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित? ये 51, अनुच्छेद 51 वेल नोन क्वेश्चन है। अनुच्छेद आर्टिकल 51 में राज्य के बारे में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संवर्धित करेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सबों को चंपारण आईएएस की ओर से शुभकामनाएं, और आप लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए लगातार पढ़ाई करते रहें। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 91 28 13 23 20। धन्यवाद।